इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। देखो अगर आप x पे पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं, x पे पावर n होगा तो dx होगा। तो करना क्या है, पावर में एक ऐड करना है और फिर नीचे एक ऐड करके ऐसे डिवाइड कर देना है। जैसे कि एग्जांपल देखो, अगर आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर होगा x पे पावर 3/3। अगर आप x पे पावर -3 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आंसर होगा -3 + 1 बाई -3 + 1, सो x पे पावर -2 डिवाइडेड बाई -2। अगर आप 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले आप इसको इजी करके x पे पावर -2 लिख लीजिए, x पे पावर -2 लिख लीजिए और उसके बाद फिर x पे पावर -2 + 1 बाई नीचे -2 + 1 सॉल्व कर दो, आंसर। समझा क्या? बोलो बोलो। तो x पे पावर n रहेगा, ऐसे इंटीग्रेट करना। हम तुमको एक चीज और बता दें, जरूरी नहीं है x हो सकता है t पे पावर 5 हो तो यहाँ dt रहेगा। तो इसका क्या आंसर t पे पावर 6/6 होगा? तो ये पहला चीज और इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा सेक्शन जो आप इस पे डिस्कस करेंगे वो ऐसा है कि अगर कोई कांस्टेंट हुआ और x पे पावर n का इंटीग्रेशन है, कोई कांस्टेंट है और x पे पावर n का इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो और x पे पावर n को इंटीग्रेट करो। तो कांस्टेंट का k और x पे पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n + 1 बाई n + 1, x पे पावर n + 1 बाई n, x पे पावर n का तो इंटीग्रेशन देख ही चुका ना। बस करना क्या, कांस्टेंट को बाहर रख देना है। जैसे एग्जांपल, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे 3x² dx को, तो 3 बाहर, x² + 1 और नीचे 2 + 1, क्या ये 2 + 1 इससे कैंसिल, तो आंसर है x पे पावर 3। समझ में आ रहा है? अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 3t पे पावर 6 dt का, 3 बाहर, t पे पावर 6 का इंटीग्रेशन t पे पावर 7/7, ये आपका आंसर। t पे पावर 7/7, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये सेकंड था। थर्ड देखो, अगर केवल कांस्टेंट है और dx है तो k को बाहर करो, dx का इंटीग्रेशन करो। याद रखना dx का अकेले इंटीग्रेशन x होता है। अगर कोई कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन, k को बाहर करो, dt का इंटीग्रेशन, याद रखना dt का इंटीग्रेशन t होता है। मतलब एकदम सिंपल वे से dy का इंटीग्रेशन y लिख लीजिएगा, dv का इंटीग्रेशन v लिख लीजिएगा, dw का इंटीग्रेशन w लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखें, अगर हम बोल दे 2 dt का इंटीग्रेशन करो, देन योर आंसर इज 2t। अगर हम तुमसे बोल दे 4 dv का इंटीग्रेशन करो, देन योर आंसर इज 4b। समझा क्या? यस सर। तो देखो भाई, ये स्टार्टिंग मटेरियल, आप इसको अच्छे से देखिए, कहीं कोई डाउट हो पूछ लीजिए, नोट कीजिए फटाफट। कोई भी डाउट हो पूछ लेना कि सर ये वाला क्या। चलिए क्वेश्चन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपके पास बोला गया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 4t प्लस 5, देन फाइंड पोजीशन ऑफ बॉडी एज function of time and also find
पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और तुमको पोजीशन निकालना t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर, ठीक है। तो देखो जरा आप इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए फॉर्मूला तो आप तुरंत रट लीजिएगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन यूज मेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम पहले ऐसे पढ़ के रखे थे dx by dt वेलोसिटी होता है, बोलो बोलो। यस सर। तो क्या हम यहां से लिखते हैं dx इज इक्वल्स टू v डॉट dt। अब उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। dx का इंटीग्रेशन x लिख देते हैं और v का भी इक्वेशन उतारिए, जो ऊपर v का इक्वेशन दिया गया उसको उतारो। 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 साथ में dt। अब आप इसको पार्ट वाइज पार्ट इंटीग्रेट करेंगे। x इज 3 पार्ट में लिखेंगे, 3t स्क्वायर dt प्लस 4t dt प्लस 5 dt। अब देखो x इज 3 बाहर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो यार। t क्यूब बाई 3 प्लस 4 बाहर, t का इंटीग्रेशन बोलो। प्लस 5 बाहर, dt का इंटीग्रेशन बोलो। ये 3 3 कैंसिल, x का इक्वेशन आ गया t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। तुमसे बोला गया था ना फाइंड इक्वेशन ऑफ पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप क्वेश्चन का जब बी पार्ट बनाइएगा उसके लिए आपको टाइम 2 सेकंड लेना है, बस इस 2 सेकंड को इसमें पुट कर दो। तो तुम्हारे x का वैल्यू हो गया 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर एंड 5 इंटू 2। So x will be equals to 8 plus 8 plus 10, 26 मीटर। क्या आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लाइन समझ में आया? आप इसको नोट करेंगे और आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। देखिए जरा, मान लीजिए एक्सेलरेशन हम आपको दिए हैं 3t प्लस 4t स्क्वायर 40 क्यूब। तुमसे बोला गया देन फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्या आप सबको, हम पहला लाइन लिखते हैं केवल, क्या आप सबको याद है dv by dt इज इक्वल्स टू a होता है? बोलिए बोलिए। बस यहां के बाद जैसे इधर गए हैं उधर खुद से बनाओ, नोट करो इसको, सॉल्व करो इसको, फटाफट करो। हाँ 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस t क्यूब, t पे पावर 4, 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब, सॉरी t पे पावर 4, वही है ना? ठीक है, आप फिर उसका वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिए। 94.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ ध्यान से देखो आगे। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं ना वो जस्ट एक कंपैरिजन होगा। जिसको डिफरेंशिएशन याद है उसको आगे का सारा चीज है ना ऐसे ही याद हो गया। चलो देखना, पहला फॉर्मूला तो ऐसा हम लिख के अपना स्टार्ट करना चाहेंगे कि अगर k x पे पावर n होता है तो पावर आगे आ जाता, पावर पे से एक माइनस हो जाता है डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ था k x पे पावर n dx होता है तो पावर आगे आ जाता है, पावर में एक प्लस होता है और नीचे भी एक प्लस होता है।
क्या देखो, दूसरा देखो, डी बाई डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा होता है, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। फोर्थ, डी बाई डी थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा डी बाई डी थीटा sec थीटा इंटू tan थीटा डी बाई डी थीटा cosec थीटा माइनस cosec थीटा एंड cot थीटा माइनस cosec थीटा एंड cot थीटा डी बाई डी थीटा cot थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ये तो हम लोग डिफरेंशिएशन में कर रखे हैं। अब देखना इंटीग्रेशन, अगर आप cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा के रिस्पेक्ट में, देन योर आंसर इज sin थीटा। मिलाओ दोनों तरफ 2 को कंपेयर करो, दोनों तरफ 2 को कंपेयर करो, समझा क्या? अगर sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा है तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा है। थर्ड, अगर हम लोग sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos थीटा कंपेयर करो, ये माइनस इधर भेज दिए। अगला देखो, अगर हम लोग sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे देन योर आंसर इज tan थीटा। अगला देखो, अगर हम लोग sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे देन योर आंसर इज sec थीटा। अगला देखो, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे cosec थीटा cot थीटा d थीटा का देन योर आंसर इज माइनस ऑफ cosec थीटा। और अगर हम लोग cosec स्क्वायर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे देन योर आंसर इज माइनस ऑफ cot थीटा। Then your answer is minus of cot theta। ठीक है, ऐसा। Now, अब इसके बाद देखो, फिर से वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कंपैरिजन में एक दो और छोटा छोटा फॉर्मूला है, खत्म कर ले। क्या आपको याद है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता था? 1/x। तो याद रखना कि अगर आप 1 by x डॉट dx करेंगे तो योर आंसर इज log x। 1 by x का इंटीग्रेशन log x। उसी तरह याद करो d by dx ऑफ e पे पावर x कितना होता था? e पे पावर x ना? यस सर, e टू द पावर x। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन में भी e पे पावर x dx रहेगा, देन योर आंसर इज e पे पावर x। क्लियर? नोट करो इतना फटाफट। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बस यही एक लाइन यहाँ काम है। सर हो गया। हाँ ठीक। अब देखो तुमको एक चीज बताते, इंटीग्रेशन क्या था? तो इंटीग्रेशन एक तरह का एडिशन था ना। अच्छा हमको सोच के बताओ, अगर हम तुमको बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स का एडिशन का आंसर बताओ तो एक आंसर आएगा 55। जब आप सबको जोड़िएगा ना 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली हम क्या सिखाना चाहते हैं वो देखो। इंटीग्रेशन दो तरह का, एक कहलाता है इनडेफिनिट और दूसरा है डेफिनिट। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें आप इक्वेशंस निकाल लेते हैं, आप इक्वेशन निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, आप इक्वेशन निकालते हैं कोई भी वैल्यू। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? उसमें जब आप इंटीग्रेशन करते हैं
उसमें जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का एक लोअर लिमिट होता है और एक होता है अपर लिमिट। बोले सर नहीं समझ में आया। एकदम बिल्कुल भाई नहीं समझना। देख, मान ले तुम्हारे पास y है, x है और y ऐसे चल रहा है। हम बोलेंगे चल भाई एरिया अंडर कर्व निकाल दो। तुम बोलेगा ना सर ये वाला एरिया निकलेगा, एरिया अंडर कर्व। बोलो बोलो सही है। Yes, sir. लेकिन अगर हम तुमसे बोलेंगे एरिया अंडर कर्व तुम यहां से लेके यहां तक निकालो, अब बोलो, अब तुम्हारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आएगा ना यहीं तक। Yes, sir. तो ये वाला पॉइंट कहलाता है लोअर लिमिट और ये वाला पॉइंट कहलाता है अपर लिमिट। समझे? इसमें कोई लिमिट नहीं है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, बस इंटीग्रेट करके इक्वेशन ले आना। लेकिन इसमें पता है यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना तो इसका एक वैल्यू आता है। सर क्लियर थी? देखिए मान लीजिए जैसे पहले हम इसका यूज दिखा दे फिर हम आपको बताते हैं। सपोज आपके x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, तो जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे वैसे कर दे, जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे कर दे। नीचे लिखे लोअर लिमिट, ऊपर लिखे अपर लिमिट। अब क्या करें सर इस लिमिट का, आप क्या करें? तो देख तुमको करना क्या है, यहां जो भी x का फंक्शन आया उसके जगह अपर लिमिट पुट करो पावर वही, और फिर माइनस करके उसकी जगह लोअर लिमिट पुट करो पावर वही, और टोटल में n+1 का डिवाइड जैसे था वैसे है। लिमिट का यूज ऐसे करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन के बाद जो हम लोगों का वैल्यू आया होगा उसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। जैसे एग्जांपल हम तुमको बोल दे 3x dx का इंटीग्रेशन करो 2 से लेके 6 तक, तो तुम इसका इंटीग्रेशन करो 3x² 2 लिखे 2 से 6 तक। अब देखो इसके बाद 3x के जगह पे 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 3। x पे पावर 6 36, 2 पे पावर 2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर आंसर। सॉल्व कर लेना आंसर। क्या समझा लिमिट का यूज? Yes, sir. अगला एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाई 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो। माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2। अब देखना बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। पहले लिखो माइनस कॉस पाई बाई 2, थीटा की जगह पाई बाई 2। ओके, अब देख पहले ही से सेकंड में माइनस होता और यहाँ पहले से एक माइनस है, तो क्या दोनों माइनस मिलकर प्लस हुआ? तो यहां लिखा है माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 डिग्री। बोलो बोलो। सो इट इज माइनस कॉस पाई बाई 2 और प्लस कॉस 0। बोलो भाई, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना? 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना? 1। सो योर आंसर इज 1। इसका आंसर 1। समझा क्या? लिमिट भूल जाइए, पहले बताइए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यस। फिर लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। अब देखो यहां पे थीटा वेरिएबल है, माइनस कॉस अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक माइनस है ना, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस लोअर लिमिट 0। बोलो बोलो। यस सर। ठीक, अब cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। यस सर। और माइनस माइनस प्लस cos 0 का वैल्यू 1 होता है। हाँ सर। तो आंसर 1। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल।
मेरे से 1 सेकंड आगे बोलने का कोशिश करना, मेरे से 1 सेकंड आगे बोलने का कोशिश करना मन में। देखो इंटीग्रेट करना है 4t³ dt को 0 से लेके 3 सेकंड तक। 4 बाहर, t³ का इंटीग्रेशन बोलो, t पे पावर 4/4। चलो भाई 4 4 कट गया, मेरा काम आसान हो गया। कहां से कहां तक? तो 0 से 3 तक। तो अब क्या करेंगे, 3 पे पावर 4 माइनस 0 पे पावर 4, मतलब योर आंसर इज 81। क्या सही है? Yes, sir. क्या आप सभी को ये लिमिट यूज करना समझ में आया? इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, एक सर्टेन लिमिट के अंदर आप इंटीग्रेशन का काम करते हैं तो उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। नोट करो फटाफट। तुमसे बोला गया इफ वेलोसिटी v is 3t² plus 4, then find displacement of body between 0 to 4 seconds। क्या तुमको पता चला कि ये एक एग्जाम्पल है डेफिनेट इंटीग्रेशन का? Yes, sir. कैसे पता चला? Sir, 0 to 4 seconds. 0 to 4 seconds. वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग लिखे dx by dt is equals to v, और हम लोग लिखे dx is equals to v dot dt। फिर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx is equals to इंटीग्रेशन ऑफ v dot dt किए। हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx is equals to v का इक्वेशन पुट कर दिए, 3t² plus 4 साथ में dt। हाँ भाई, 0 से x तक इंटीग्रेशन, तो यहाँ 0 से लेके 4 तक टाइम का लिमिट। dx का इंटीग्रेशन x 0 से x तक। देखो तो शॉर्टकट में लिखते हैं, 3t² का इंटीग्रेशन होगा 3t पे पावर 3/3। देख लो 3t² का इंटीग्रेशन प्लस 4 dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से लेके 4। पहले इंटीग्रेशन समझो, समझा सब कोई? Yes, sir. Sir, 0 to x कैसे हुआ? अरे शुरुआत का कोई पोजीशन दिया नहीं, बोला डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो 0 से जहां तक चला। Okay, sir. अगर हम बोल देते कि पहले से 5 मीटर पे खड़ा है, पहले से 5 मीटर पे खड़ा है, 4 सेकंड के बाद पोजीशन बताओ, तो इंटीग्रेशन का लिमिट होता है 5 से x तक। समझा? Yes, sir. तो ये आ गया x माइनस 0, यहाँ 3 और 3 कैंसिल, 4 पे पावर 3 माइनस 0 पे पावर 3 प्लस 4, यहाँ है 4 माइनस 0। So x will be equals to 64 और प्लस 60, आंसर 80। क्या समझ में आया? Yes, sir. चलो नोट करो इसको। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन का एक स्पेशल केस है, उसको डिस्कस करेंगे। concept of finding maximum or minimum value of one variable with respect to other variable. Concept of finding maximum or minimum value of one variable with respect to other variable. किसी एक वेरिएबल का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है दूसरे के रिस्पेक्ट। आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा, ये फिजिक्स में कहीं भी आ जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बस वही तो सोचना है इसका यूज कैसे करते हैं।
आप बताओ क्या dy by dx को आप जानते हैं, ये कुछ और नहीं होता, ये स्लोप होता है y वर्सेस x ग्राफ का। याद आया आपको? Yes, sir. dy by dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। अब जरा गौर करना, मान लो y x के साथ वेरिएबल है ऐसे, और मान लो y x के साथ वेरिएबल है ऐसे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ देख, अच्छा अगर y x के साथ ऐसे वैरी कर रहा है तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे देख रहा y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन x के ऊपर पहुंच के देख रहे हो y का वैल्यू मैक्सिमम हो गया है। बोलो बोलो। अच्छा, जहां y का वैल्यू मैक्सिमम हुआ है वहां तुम देख रहा स्लोप जीरो हो गया, और स्लोप जीरो होने का मतलब dy by dx जीरो। क्या बोलता, सही है? मान लो ये कोई x1 वैल्यू, सिमिलरली यहां आइए, आप अगर इस ग्राफ को समझ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आपका x बढ़ते जा रहा वैसे वैसे y घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा, घटते जा रहा, और एक सर्टेन x पे अगर तुम देखेगा तो y मिनिमम है। क्या बोलता है? Yes, sir. अच्छा, जहां y मिनिमम है वहां पे अगर तुम टेंजेंट बना के उसका स्लोप निकालेगा तो क्या वो स्लोप जीरो आएगा? इसका मतलब dy by dx जीरो। दोनों फिगर में किसी को कोई डाउट नहीं? सर स्लोप जीरो कैसे हुआ सर समझ में नहीं। अरे स्लोप का मतलब बता, स्लोप का मतलब क्या? छोड़ दो यहाँ क्या लिखा हुआ, स्लोप का मतलब बता पहले। सर tan थीटा। tan थीटा, अगर थीटा क्या है, थीटा इसमें क्या है? तो सर जीरो। तो tan जीरो का वैल्यू जीरो नहीं होता है? यस सर। Yes, sir. यहाँ जीरो है ना, थीटा जीरो है ना यहाँ। यस सर। ठीक, अब देख इस फिगर में y इज फंक्शन ऑफ x, तो अगर हम लोग y का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो क्या वहां dy by dx का वैल्यू जीरो होगा? जिस पॉइंट पे y का वैल्यू मैक्सिमम होता है वहां पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, याद कर लो। अगर y का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम है तो याद रखना कि वहां y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? जीरो होगा। वेरी गुड। अगला देख, y जो है वो फंक्शन है x का। फॉर y इक्वल्स टू मिनिमम, y का वैल्यू मिनिमम, तो भी ध्यान रखना कि उसका डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होगा। तो एक छोटा सा कंक्लूजन है आपके पास। कंक्लूजन क्या है सर? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y with respect to x, dy by dx is equals to जीरो। चलिए सर समझ गया है कि मैक्सिमम या मिनिमम अगर वैल्यू चाहिए तो dy by dx का वैल्यू जीरो करते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, जब आप dy by dx जीरो करते हैं we get x at which y is maximum और मिनिमम। जब आप dy by dx का वैल्यू जीरो के इक्वेट करते हैं, जब आप dy by dx को जीरो से इक्वेट करते हैं तो आपको x मिलता है। ये x वो x होता है जहां y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है। चल अब एक क्वेश्चन ही तुमको इसको ज्यादा क्लियर करेगा, खत्म करेगा। क्वेश्चन देखो ध्यान से।
हम लिख दिए कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3t माइनस 4t स्क्वायर, 3t माइनस 4t स्क्वायर. फाइंड टाइम when velocity is maximum. दूसरा, find that maximum velocity, वो maximum velocity निकाल. अब क्वेश्चन कोई स्टूडेंट जैसे ही पढ़ा, उसको दिखा कि velocity is function of time, therefore v का वैल्यू मैक्सिमम का मतलब है v का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0. क्या आपको समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो चल भाई एक बार डिफरेंशिएट कर ले उसको, इसको डिफरेंशिएट कर ले. 3t माइनस 4t स्क्वायर, क्या इसका डिफरेंशिएशन 3 माइनस 8t होगा? तो क्या यहाँ टाइम का वैल्यू 3/8 होगा? बोलो बोलो. Yes, sir. पहला आंसर, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये वो समय है जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. फिर से बोलो, ये कौन सा समय है? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो अब अगर हम वेलोसिटी के इस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी का जो t वाला डिपेंडेंट इक्वेशन था, वेलोसिटी में जो t का डिपेंडेंट इक्वेशन था, उसमें इस टाइम को पुट कर दें. बोलो बोलो, समझा? फिर से क्वेश्चन बोला फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम. तो हम पहला बात सुन लिए क्वेश्चन का, v का फंक्शन है टाइम का, v मैक्सिमम चाहिए तो dv by dt 0 होगा. इसको 0 से इक्वेट करके टाइम निकाल दिए. ये वो टाइम है, टाइम एट विच v इज मैक्सिमम, ये वो टाइम है जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. तो क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि बताओ जी वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है बताओ. तो क्या करें, v में जो टाइम था उस टाइम की जगह टाइम पुट कर दिए. नहीं समझा? समझ गए सर. बस समझ गया. यही तुम्हारा वैल्यू. ठीक है, क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या हुआ? आप इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, सब क्लियर होगा. खत्म करेंगे इसको आज, जल्दी जल्दी करो. पहले क्वेश्चन पढ़िए, दिमाग में एक प्लान बताइए, बनाइए और फिर हमको बताइए. तुमको बोला गया a is equals to 3t square plus 4t, find minimum value of acceleration. क्या तुम्हारा दिमाग में दो स्टेप है? पहले एक को इंटीग्रेट कर देंगे. डिफरेंशिएट. Yes, sir. पहले a को डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? Sir, minimum value of t. नहीं, टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा. उस टाइम पे एक्सेलरेशन कैसा होगा? मिनिमम. अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्सेलरेशन के इक्वेशन में आएंगे और वो टाइम का वैल्यू पुट करेंगे, तब हमको एक्सेलरेशन का मिनिमम मिलेगा. समझे? अरे भाई दो स्टेप है, पहले टाइम निकालना पड़ेगा, बाद में एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. तुमको वो टाइम निकालना होगा जब एक्सेलरेशन का वैल्यू मिनिमम होगा, और फिर उस टाइम को पुट करके एक्सेलरेशन का मिनिमम निकालना पड़ेगा. समझा?
सब कोई कोशिश कीजिए, हम फाइनल आंसर फाइनल एग्जांपल देने जा रहे हैं। बिकॉज एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो फॉर एक्सेलरेशन मिनिमम करने के लिए da/dt का वैल्यू 0, मतलब d/dt ऑफ a का वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस 40। थोड़ा सा गलत हो गया भाई, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, नहीं तो टाइम निगेटिव आ जाएगा, समझे? टाइम निगेटिव पॉसिबल नहीं होता। चलो ठीक, टाइम कभी निगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर, क्या ये 60 माइनस 4 है? तो यहाँ t का वैल्यू आया 4/6। 4/6 कहने का मतलब 2/3। ये कौन सा टाइम है? ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है, दिस इज टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज मिनिमम। तो अब बताइए सर एक्सेलरेशन कितना? तो अगर आप एक्सेलरेशन का मिनिमम निकालना चाहते हैं तो जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन है उसमें बस टाइम का ये वैल्यू पुट करो, 2/3। 2/3 सॉल्व कर दो, जो है वही आंसर। बोलो जी बोलो, किसी को डाउट? नो सर -4/3 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, -4/3 मीटर पर सेकंड स्टैंड का कहना है। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर लीजिए। क्या किसी को कोई डाउट? बोलो जी। सर एक्सप्लेन का मैक्सिमम भी तो कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसा रहेगा वही ना बनाएगा। अच्छा ओके सर। क्वेश्चन में मिनिमम लिखा है तो मिनिमम ना बनाएगा। यस सर। लेकिन हम आपको मैथमेटिक्स का एक टूल बताते हैं। हम बोले ना मैथमेटिक्स के हिसाब से हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना फिजिक्स में जरूरत है, लेकिन हम आपको बता देते हैं मैथमेटिक्स में इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सुन लीजिएगा आप लोग, हम आपको यहीं पे एक छोटा सा आइडिया बता देते हैं। अगर मान लो y फंक्शन है x का और उसका 2 बार डिफरेंशिएशन, इसको डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो y का वैल्यू मिनिमम है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ गया तो y का वैल्यू मैक्सिमम है। ये तुमको मैथ्स वाले सर है ना अपने सब्जेक्ट में बताएंगे डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिजिक्स में बस तुम क्वेश्चन के हिसाब से चलना। क्वेश्चन बोलेगा मैक्सिमम तो मैक्सिमम के लिए काम कर लेना, मिनिमम बोलेगा मिनिमम के लिए काम कर लेना। लेकिन मैथमेटिकली अगर आप चाहेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए। हम आपको दिखाते हैं, हम आपको एक हिंट दिखाते हैं। देखिए, एक बार आप डिफरेंशिएट किए तो 60 - 4 आया। अच्छा, इसका दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, -4 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो 6 बचा ना। 6 मतलब पॉजिटिव है ना, तो मिनिमम आएगा ना। हाँ सर। क्या आप समझे? हाँ ये समझ गया। पिछला वाला भी का कोई इक्वेशन हमको बताओ तो, जो भी लिए थे, भी वाला एक इक्वेशन बोलो तो, जो हम लिए थे भी। चल एक बार डिफरेंशिएट कर दे, एक बार फटाफट कर लेते हैं। 3 - 80 था, और फिर जब तुम इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेगा तो केवल -8 आएगा। -8 मतलब निगेटिव। तो बता भी क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम। क्या आप समझ पाए? यस सर। तो ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी देखो जरा, आपने से देख के बता देना फटाक से। मान ले फोर्स हम लिखते हैं 8t - 60 स्क्वायर। बता फोर्स का मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम? मैक्सिमम। कारण देख, एक बार डिफरेंशिएट किया df/dt किया तो 8 - 12t आया। फिर जब तुम इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो -12 आ गया ना।
निगेटिव मतलब फोर्स का वैल्यू निकलेगा मैक्सिमम, समझेगी? Yes, sir. तो आप मैथमेटिक्स के इस चीज को लगा के भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम निकल रहा है या मिनिमम। नहीं तो आपको क्वेश्चन जैसे बोलेगा काम कर लीजिए भाई, क्वेश्चन बोल दिया मिनिमम, क्यों टाइम पास करेंगे उधर, समझा? सीधा मिनिमम के लिए काम कर दे। हाँ, अगर मान ले क्वेश्चन तुमसे पूछा कि बता इस क्वेश्चन में मैक्सिमम निकलेगा या मिनिमम, देन गो थ्रू दैट। क्लियर? यस सर। चलो देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो, खत्म करेंगे।